हेलो स्टूडेंट्स। तो हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह कविता का पहला पद्य पढ़ चुके थे। दूसरे पद्य का भी हमने भावार्थ समझ लिया था और उसमें से कुछ प्रश्न आपको दिए गए थे। आशा है आपने उन प्रश्नों के उत्तर को ज़रूर ढूंढा होगा, उस पर ज़रूर चिंतन मनन किया होगा। तो आइए आज हम प्रश्न उत्तर ही करेंगे। इसमें से और भी प्रश्न हैं जो कि मैंने तो कुछ 5 प्रश्न पूछे थे, हम और प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो ये हमारा दूसरे पद्य था। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आई अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इन प्रस्तुत पंक्तियों के अंतर्गत जो प्रश्न थे, पहला प्रश्न इसमें मैंने पूछा था, कौन विकल और उन्मन थे और क्यों? तो इसका उत्तर है, विश्व के सभी लोग व्याकुल और अनमने थे। वे भीषण गर्मी की तपन के कारण दुखी थे। दूसरा प्रश्न, यहाँ निदाग किसका प्रतीक हो सकता है? यहाँ निदाग किसका प्रतीक हो सकता है? तो इसका उत्तर है, यहाँ निदाग अर्थात भीषण गर्मी सांसारिक कष्टों की प्रतीक हो सकती है। यहाँ निदाग अर्थात भीषण गर्मी सांसारिक कष्टों की प्रतीक हो सकती है। तीसरा प्रश्न था, कवि बादल से क्या प्रार्थना करता है? तो उत्तर है, कवि बादल से प्रार्थना करता है कि वे गर्मी से तपती धरती पर खूब बरसे और उसे शीतल कर दें। चौथा प्रश्न था, तप्त धरा का संकेतार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, तप्त धरा का शाब्दिक अर्थ है गर्मी से तपती हुई धरती। ठीक है, तप्त धरा का शाब्दिक अर्थ है गर्मी से तपती हुई धरती और इसका सांकेतिक अर्थ है दुखों से पीड़ित धरती। सांकेतिक अर्थ क्या है? दुखों से पीड़ित धरती। अच्छा, जल का क्या संकेतार्थ हो सकता है? तो जल का संकेतार्थ है शांति और सुख। ठीक है, जल का संकेतार्थ है शांति सुख। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे और भी प्रश्न बनते हैं कि विश्व के सारे लोग विकल और उन्मन क्यों थे, है ना? अभी हमने प्रश्न पहले क्या किया था, कौन विकल और उन्मन थे और क्यों। अब प्रश्न किया विश्व के सारे लोग विकल और उन्मन क्यों थे, तो यही उत्तर है जो हमने घुमा फिरा कर कहना है। ठीक है, तो उत्तर क्या है, विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी की तपन के कारण व्याकुल और उन्मन थे। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। ठीक है, दूसरा प्रश्न था, कवि ने, ये जो मैं और प्रश्न पूछूं, जिस तरह के प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, कवि ने यह क्यों कहा कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, है ना? तो इसका उत्तर क्या होगा कि कवि बादलों को ईश्वरीय सृष्टि की देन तथा आकाश में दिखाई देने वाले कहना चाहता है। ठीक है, उत्तर क्या है, कवि बादलों को ईश्वरीय सृष्टि की देन तथा आकाश में दिखाई देने वाले कहना चाहता है। अगला प्रश्न, गर्मी का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? यह प्रश्न कई बार आ चुका है। गर्मी का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो गर्मी से जनजीवन व्याकुल हो उठा, है ना? सभी लोग व्याकुल हो उठे थे, परेशान हो गए थे। कवि ने बादलों का आह्वान किस लिए किया है? कवि ने बादलों का आह्वान किस लिए किया है? कवि ने बादलों का बरसने के लिए आह्वान किया है। ठीक है, कवि ने बादलों का बरसने के लिए आह्वान किया है। बादल को कवि गरजने के लिए ही क्यों कहता है? बादल को कवि गरजने के लिए ही क्यों कहता है? तो उत्तर क्या होगा,
कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानता है, इसलिए वह उसे शक्तिशाली स्वर में गरजने के लिए कहता है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार आता है। ये वाला प्रश्न, कवि ने बादलों का आह्वान किस लिए किया है, ठीक है, और दूसरा, बादल को कवि गरजने के लिए ही क्यों कहता है। ठीक है, अच्छा, इसमें से अब उत्साह कविता हम पढ़ ही चुके हैं पूरी। ठीक है, इसके बाद जो हमारी अगली शुरू होगी वो तो है अट नहीं रही है। ठीक है, जिसे हम कल करेंगे, लेकिन आज के लिए इसमें से जो और प्रश्न हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि और एक्स्ट्रा प्रश्न जो 2 नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, अब पूरे में से पूछ रही हूँ मैं। उत्साह कविता ये बादल गरजों से लेकर, ठीक है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन शीतल कर दो, यहाँ तक हम पूरे, है ना। छोटी सी तो कविता है, लेकिन देखिए कितना इसमें गहरा भाव है। तो इसमें देखिए मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। पहला प्रश्न है, देखिए, उत्साह कविता किस प्रकार की रचना है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या उत्तर लिखेंगे। उत्साह कविता किस प्रकार की रचना है, तो उत्तर है उत्साह प्रकृति प्रेम की कविता है। उत्साह प्रकृति प्रेम की कविता है। इसमें फागुन मास के मस्ती भरे वातावरण का चित्रण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कवि निराला ने बादलों को बाल कल्पना के से काले क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कवि निराला ने बादलों को बाल कल्पना के से काले क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे कि बादलों का रूप आकार बालकों के बालों के समान काला और घुंघराला होता है। बादलों का रूप देखते हैं ना, कैसे कैसे काले बादल छाए होते हैं ऊपर, है ना, तो कैसे लगते हैं जैसे घुंघराले से बाल हों। तो बादलों का रूप आकार बालकों के बालों के समान काला और घुंघराला होता है। उनके घनघोर रूप को दिखाने के लिए यह उपमा दी गई है। ठीक है, और ऐसा प्रश्न आ जाए कि बाल कल्पना के से काले में कौन सा अलंकार है ना। कभी पठित पद्यांश या काव्यांश आ जाता है तो उसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है, बाल कल्पना के से काले में कौन सा अलंकार है। तो सा से सी सरी सरी की कौन से अलंकार में आता है, उपमा अलंकार में। ठीक है, तो चलिए, उत्साह कविता में बादल के माध्यम से कवि निराला के जीवन की झलक मिलती है। ठीक है, इस कथन से आप कितने सहमत असहमत हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो देखिए, उत्साह कविता में बादल का ओजस्वी रूप प्रकट हुआ है। बादल घुंघराले हैं, उनमें घुमड़न है, जोश है, बिजली है और सौंदर्य है। तो निराला का जीवन भी जोश, सौंदर्य और पौरुष से भरा था। इस प्रकार से ये बादल उनके जीवन का प्रतिबिंब हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह के प्रश्न से थे जो इस पूरे कविता में से हमने पूछ लिए हैं। अब हम कल जो चर्चा करेंगे तो हम इसके अगली जो कविता है अट नहीं रही है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो एक बार आपने क्या करना है कल के लिए कि अट नहीं रही कविता जो है एक बार आपने सरसरी नज़र से आपने इसको 1 या 2 बार पढ़ लेना है, क्योंकि बहुत आसान शब्दावली है, कोई मुश्किल नहीं है। पढ़ते ही काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो कल जब मैं इसको पढ़ाऊँगी तो और गहराई से समझ में आ जाएगा। एक आपने जस्ट एक रीडिंग, एक काव्य को आपने पढ़ना है 2 बार, पढ़ते ही काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या इस कविता में है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।